नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके लिए निवेश विकल्पों की। जी हाँ, क्योंकि अगर आप अब तक रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट या सोने में ही निवेश करते आए हैं तो कैसे इक्विटी को अपने पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, अपनी आर्थिक रणनीति और लक्ष्यों का हिस्सा बना सकते हैं, कैसे इसमें निवेश किया जा सकता है और इसके लिए म्यूचुअल फंड सही रास्ता क्या है। और इसके अलावा ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कैसे आर्थिक लक्ष्यों को तय करना चाहिए, इन सब पहलुओं पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। आज बेहद खास शो लेकर आए हैं एक बार फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। ईपीएफ में ज्यादा निवेश क्या सही है ये रणनीति? टैक्स बचाने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना चाहिए? पोर्टफोलियो में ज्यादा मिड स्मॉल कैप फंड रखने चाहिए या इनसे निकल जाना चाहिए? और इतना ही नहीं, कब इक्विटी से निवेश निकालकर आपको डेट में अपने निवेश को शिफ्ट करना चाहिए? इसका समय क्या है सही? इस पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ आज। रिटर्न पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ज्यादा रिटर्न के लालच में ना हो धोखे का शिकार। देखा देखी में आकर क्यों ना करें निवेश, इसको लेकर खास चर्चा आज शो में आगे। और निवेशकों के लिए 2025 कैसा रहेगा? बजट से बाजार की क्या उम्मीदें हैं? जेनजीज कहां करते हैं निवेश? एलियस म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ दिनशो ईरानी से खास चर्चा हम करेंगे शो में आगे। साथ ही इस शो में हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल, अपना पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आप डिटेल्स के तौर पर हमें भेज सकते हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तो अपने सवाल आप हमें यूट्यूब पर खासतौर से कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए तो आज शो की शुरुआत आपके सवालों के साथ करते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। दर्शकों से बातचीत हम करते हैं, उनके सवालों के जवाब हम देंगे। सोहन क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? मैम। सोहन हाय, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम पुणे से। ऑलराइट, 2 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ का आपका लक्ष्य है 15 साल के बाद। जो फंड्स आपने चुने हुए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सोहन, उसमें एक्सिस का ईएलएसएस फंड है, पराग पारिक का कौन सा फंड है आपके पास? एक्सिस का मैम ईएलएसएस फंड है और पराग पारिक का कौन सा है? पराग पारिक का है फ्लेक्सी कैप मैम। फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। एसबीआई फोकस्ड भी है, मिरर एसेट का लार्ज कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, एक्सिस का स्मॉल कैप है। ये आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है क्या खुद आपने बनाया है या सलाह ली है किसी से? नहीं मैम, आपका ही ये देख के, शो देख के ही बनाया है। अच्छा, तो बाकियों को जो हमने रेकमेंड की है वो आपने अपने लिए सलाह समझी और उनको पोर्टफोलियो में डाल दिया, ऐसी बात है? मैम सोहन नहीं है मेरा नाम, हमारा सोहम है। सोहम है आप? अच्छा, सोहम जी। चलिए, तो बाकियों को जो रेकमेंड किया वो आपने अपने लिए सही समझा और आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, ऐसी बात हो गई सोहम जी? यस मैम। अरे तो देखिए, दूसरों को जो रेकमेंड किया जाता है ना वो उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से सोहम किया जाता है, जो उनके लिए सही बैठता है। नहीं आपने जो थोड़ा सर्च करके ही किया है। अच्छा, खुद भी रिसर्च की है? अच्छा। हाँ। तो सोहम स्टॉक वॉक में भी डालते हैं क्या पैसा? स्टॉक पे थोड़ा पर डालता हूँ, बट म्यूचुअल फंड में थोड़ा ऐसा एसआईपी करता हूँ पर हर मंथ। अच्छा, तो सोहम बाजार में तो समझते होंगे ना, आपने ऐसे फ्लेक्सी कैप में डाला है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में डाला है, तो पता है ना कि ये किस तरह के फंड्स होते हैं, कैसी कंपनियों में लगाते हैं पैसा, वो जानते हो आप? यस मैम। चलिए,
ठीक है, तो बताते हैं आपके फंड्स का चुनाव कैसा है। हर्ष, अच्छी बात यह है कि शो का जो पहला दर्शक है या पहला सवाल है वो काफ़ी जागरूक निवेशक की तरफ से आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी सी हो सकता है समझाइश आपको कम देनी हो। बताइए, इनके फंड सिलेक्शन जो कि इन्होंने हमारे शो देखकर और बाकी की रिकमेंडेशंस देखकर कर लिए, खुद भी रिसर्च की है बोल रहे हैं, बताइए कितना अच्छा काम किया है इन्होंने। सुवेल, कविता, पहली बात तो अगर हम AUM देखें, पूरी इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, वो करीबन 70 लाख करोड़ तक पहुंच गया, 69 लाख करोड़ के आसपास है। तो जो आप कह रही थी कि जो हमारे पहले दर्शक आज के हैं वो एक जागरूक निवेशक हैं और अवेयरनेस बढ़ी है म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP से वेल्थ क्रिएशन की, तो इसका काफी श्रेय आपको और आपके चैनल को भी जाता है कि बहुत मेहनत करते हैं आप ये करेक्ट तरह की नॉलेज सारे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और फिर मैं सोहम को कहूंगा कि सोहम, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, अच्छी तरह से कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। आपने एक टारगेट भी बना रखा है, आपने अपने सवाल में लिख के भेजा था कि आपको 15 साल बाद 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। तो ये सारी जो साइंस है ना, ये अच्छी अच्छी सिग्नल्स हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और हर एक रेगुलर इंटरवल्स पे आप एक रिव्यू कर रहे हैं। तो ये सारी जो इंडिकेशन है ना, ये एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ है और अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप अपने लक्ष्य को जल्द पूरी कर लेंगे। आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। आपके पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट से आज की तारीख में आप 13,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास 6 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। तो आपने कहा कि आपने स्कीम के नाम सुन के अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। तो स्कीम्स जो आपने ऐड की है वो स्कीम अच्छी है, सिर्फ इतना है कि क्या 13,000 रुपए के लिए आपको 6 स्कीम की जरूरत है कि नहीं है। तो मेरी नजर में आपको 6 स्कीम्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर 13,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स में एक्सपोजर लेना है, तो आप 3 स्कीम में भी अगर इन्वेस्ट करते तो आपका एक्सपोजर पूरा हो जाता। तो आपकी ही जो 6 स्कीम्स हैं उनमें से मैं 3 स्कीम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं। तो आगे जाते हुए आप सिर्फ इन 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट करिएगा, बाकी की स्कीम से पैसे निकाल के इन्हीं में वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जो 13,000 की SIP आप एक्सिस ELSS फंड, क्योंकि आपको टैक्स बचाना है और उसमें 4,000 रुपए कर रहे हैं तो आप उसमें कंटिन्यू करें। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो लास्ट है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, उसमें जहां आप आज की तारीख में 1,000 रुपए कर रहे हैं, बाकी के सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो टोटल मिला के 4,000 होते हैं। वो 4,000 पूरा सिर्फ इसी स्कीम में कर दें तो आपके लिए काफी होगा। बाकी कोई भी आपको इससे ज्यादा फिलहाल जरूरत नहीं है। तो आप बाकी सब स्कीम में से SBI फोकस्ड, आपका मेरा एसेट लार्ज कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इनमें से पैसे निकाल के सारा इन्वेस्टमेंट जो है इन 3 स्कीम्स में ही करें और SIP को जिस तरह से मैंने बताया 4,000 एक्सिस में, पराग पारेख में 5,000 और कोटक में 4,000। तो इस तरह आपका पूरा काम जो है वो पूरा हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेते हुए। जहां तक आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे 15 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट आप आज कर रहे हैं, अगर हम एमफी की गाइडलाइंस के हिसाब से 12% का अनुमान लगाते हैं कि अगर यही इन्वेस्टमेंट आपका आगे जाते हुए 12% से अगर ग्रो करता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 65 लाख रुपए। आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 से बढ़ा के आपको 40,000 रुपया महीना करना होगा। हो सकता है कि 40,000 रुपया आप तुरंत का तुरंत ना बढ़ा सके, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप SIP अमाउंट अग्रेसिवली बढ़ाइएगा ताकि 40,000 रुपए के फिगर पे आप अगर आ जाते हैं तो जो लक्ष्य आपका 2 करोड़ का है 15 साल बाद, आप उसके बहुत करीब आ जाएंगे। देखिए, काफ़ी विस्तार से आपने सोहम को जवाब दिया है और होता क्या है ना हर्ष, बहुत सारे दर्शक अच्छी बात है जब सवाल हमें देते हैं तो 10 साल 15 साल 20 साल का नज़रिया रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैसा वो इकट्ठा करना चाहते हैं वो होता है या तो 1 करोड़ का, इनका भी जो लक्ष्य है वो है केवल 2 करोड़ का। खैर कम नहीं होते हैं 2 करोड़ रुपए, लेकिन वो 15 साल के बाद उनके लिए पर्याप्त हो या नहीं हो, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा लोगों को सिखाने का जो पहलू है वो हमें इस तरफ ज़्यादा जोर देना शुरू कर देना चाहिए, जो कि हम वैसे भी हमेशा से देते आए हैं। लेकिन कैसे आके कि हमारे लिए सही कॉर्पस कितना होगा, आप मान लेते हैं 2 करोड़ उन्होंने आज की तारीख के हिसाब से तय किए हैं हर्ष, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि 15 साल के बाद वो 2 करोड़ की वैल्यू इनके लिए क्या रह जाएगी जो ये मिस आउट कर रहे हैं। तो कविता, 3 पहलुओं को, क्योंकि आपने इस बात को छेड़ा है, जब तक मैं कैलकुलेशन कर लूं कि 2 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बारे में अगर बताएं, उससे पहले 3 पहलुओं पे मैं बात करूंगा। एक है कि आपने सही कहा कि अगर हम कोई भी टारगेट रखते हैं, अगर हम आज की वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए आज की तारीख में हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए, तो 15 साल बाद उसकी वैल्यू सर्टेनली ज्यादा होने वाली, मतलब इन द सेंस आप 2 करोड़ से अगर रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं आज की तारीख में,
तो 15 साल बाद 2 करोड़ से जो आप खरीद सकेंगे वो बहुत कम होगा कंपेयर टू 2 करोड़ से जो आप आज खरीद पाएंगे। तो कोई भी निवेशक को हमेशा क्या करना चाहिए कि भाई पहले आप ये चीज लगाइए कि फ्यूचर वैल्यू में आपको कितना चाहिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे तो ये 15 साल का है। अगर मैं 7% का भी अगर अनुमान लगाऊं और आज की तारीख का 2 करोड़ रुपया लेते हैं हम अगर, तो फ्यूचर में ये वैल्यू आप समझिए करीबन, एक सेकंड रुकिएगा मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा, ये करीबन 70 लाख रुपए के आसपास होगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड एलिमेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 2 करोड़ में आपको 5 करोड़ की रकम चाहिए, तो आप उसके लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बैकवर्ड कैलकुलेशन, जैसे मैंने इनको कहा कि अगर 2 करोड़ रुपए चाहिए तो इन्हें 40,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना होगा, जो आज की तारीख में 13,000 रुपए कर रहे हैं। तो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता कि आप तुरंत में 40,000 रुपए बढ़ा लें। तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आप कम से कम उतनी परसेंटेज, मान लीजिए 10% से आपकी इनकम बढ़ रही है तो उतना 10% तो कम से कम आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, विच मीन्स जितनी अपने लक्ष्य के लिए पूरा करने के लिए जमा करना शुरू कर दें। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हम पहली 2 पॉइंट्स बात की वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब ना थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थर्ड पॉइंट क्या है, हम बात तो 15 साल की एसआईपी की करते हैं, हम बात 20 साल एसआईपी की करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ना टेन्योर की बातें करते हैं कि भाई इतनी लंबी अवधि में इतना पैसा इतना बन जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में अगर एमफी के डेटा पॉइंट्स देखें तो 4 साल और 5 साल के ऊपर जितनी एसआईपी जाती हैं वो परसेंटेज करीबन 2 से 4% है। विच मीन्स हम शुरू करते हैं ये सोचते हुए, अगर 100 लोगों ने शुरू किया ये सोचते हुए कि हम 15 साल तक एसआईपी करेंगे, और उसके लिए हम बहुत प्लानिंग करते हैं आज की तारीख में, लेकिन जितनी एसआईपी 100 में से सिर्फ 2 या 4 एसआईपी ऐसी हैं जो 5 साल से बियॉन्ड कंटिन्यू करती हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं कि भाई हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर रहता ही नहीं है। सो आई थिंक आप लॉन्ग टर्म का इन्फ्लेशन एडजस्टेड बैलेंस कॉर्पस या जो भी बातें कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप जो रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बढ़ाते रहें। दूसरी बात, उसको लंबी अवधि के लिए डिसिप्लिन मैनर में चलाते रहें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो 2 करोड़ या 5 करोड़ या कोई भी कॉर्पस बनेगा ही नहीं कभी भी, अगर आप एसआईपी आगे कंटिन्यू करेंगे ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर चाबी यही है कि आप अपने निवेश की एक तो शुरुआत करें और जितना हो सके अपने निवेश को आप बढ़ाते भी रहें। और क्योंकि इतने लंबे समय का आपने लक्ष्य रखा हुआ है तो हर्ष ने आपको समझाया कि कहाँ शॉर्टफॉल हो सकता है और कैसे शॉर्टफॉल हो सकता है। लेकिन हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी काफ़ी समय से फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और रंजीत कुमार की मैं बात कर रही हूँ। रंजीत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप काफ़ी समय से आपने होल्ड पर थे। सर, आपने जो पोर्टफोलियो बना रखा है उसमें आपने क्वांट का स्मॉल कैप रखा है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, कोटक का मल्टी कैप है, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स आपके पास है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज भी आपके पास है। और आपको भी चाहिए 2 करोड़ रुपए 10 साल में, और लमसम मेरे ख्याल से आपने शुरू किया हुआ है। इज दैट राइट रंजीत जी? रंजीत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रंजीत कुमार जी? हाँ जी सर जी, आ रही है जी। मुझे भी आपकी आवाज़ अब आ रही है। और आपको अपनी वाइफ, मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो पढ़ दिया, डिटेल्स में पढ़ रही थी, और आपको अपनी वाइफ के लिए भी 20,000 रुपीज़ निवेश करने हैं। सर, इसके अलावा और कोई सवाल है आपका? मैं हर्ष जवाब क्या दे सकते हैं सीधा इसका? अब वो क्या सजेशन देंगे उस पर दोबारा पूछिएगा तब बताऊंगा मैं मैम, क्योंकि अभी तो मैं अपने हिसाब से आपको डाल दिया हूँ सवाल। सही बात है, सही बात है। हाँ, वो सही बात है। चलिए ठीक है हर्ष। फिर मैं हाँ बिल्कुल, हर्ष बताइए। जी हाँ, सो रंजीत जी, आपके पोर्टफोलियो जो है ना, जितनी स्कीम्स आपने रखी हैं, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है। मुझे ऐसा कोई भी कंपेलिंग कारण नहीं लग रहा कि हमें कुछ ना कुछ बदलाव जबरदस्ती अभी की तारीख में करना है। जो आपने एलोकेशंस कर रखे हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के, वो भी अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई भी फेरबदल करने की फिलहाल जरूरत है। सिर्फ एक नजर मुझे खाली एक ऐसे लगा कि आपका जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आपने ये कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि वो आपको स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा रखना है, तो दोनों स्कीम्स अच्छी हैं और आप दोनों में कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपका सवाल था कि 10 साल बाद आपको करीबन 2 करोड़ रुपया चाहिए, सो आज की तारीख में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपका लमसम ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है,
आपके पास 9,55,000 रुपए ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, इसके ऊपर से आप एसआईपी कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं 12% से अनुमान लगाता हूं तो आपके पास करीबन 1,30,00,000 रुपया होता है, ना कि 2 करोड़। अगर आपको 2 करोड़ की राशि चाहिए तो एसआईपी अमाउंट आपको बढ़ा के 75,000 रुपए करनी होगी। 42 जो आप आज की तारीख में कर रहे हैं उसे बढ़ा के 75,000 करना होगा। आपके वाइफ का जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए मैं अगर उनको एक पोर्टफोलियो बना के दूं 20,000 रुपए के लिए, जो वो कॉम्प्लीमेंट करे, विच मीन्स आपकी जो स्कीम्स चल रही हैं उनका एलोकेशन, उनका जो सेगमेंटेशन है उनको ध्यान में रखते हुए अगर मैं उनका आपकी वाइफ का 20,000 करना चाहूं तो 2 स्कीम आपकी ऐड करके देता हूं उसमें। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में 10,000 और व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 10,000। तो इस तरह से 20,000 रुपए और जुड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो की स्कीम्स और आपकी वाइफ की कॉम्प्लीमेंट करेगी एक दूसरे को। तो और कोई सवाल पूछना है आपको हर्ष से? मैम थैंक यू। मेरे को ये था कि मेरा जो डेट में पड़ा हुआ है कुछ पैसे, जैसे एमआईएस में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है, कुछ एफडी में है, क्या अभी मार्केट जैसे डाउन चल रहा है तो मैं उनको इनमें कन्वर्ट कर दूं कि नहीं करूं? दूसरा मैं सोच रहा था कि मेरा दो में एक एक्सिस स्मॉल कैप और एक क्या नाम है इसका, मोतीलाल डिफेंस फंड में, उसमें भी चल रहा था, लेकिन मैंने उसको अभी स्टॉप लगा रखा है। मतलब मेरे को लग रहा था कि ज्यादा फंड हो गए हैं, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है और उसका 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो मैं बाद में रिडीम कर लूंगा, ये मेरा प्लान था। और ये था कि जो मेरे डेट में पड़े हुए हैं कुछ पैसे, मतलब 50-60 लाख चलिए रुपया, बताते हैं। वैसे आपने बताते हैं आपको, आपने ये सवाल हमें दिए तो नहीं थे, लेकिन हर्ष अभी का एडिशन है आपके सामने। बताइएगा झटपट क्या सलाह होगी। हमारे अगले दर्शक संजय पाटिल भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। तो देखिए रंजीत जी, आपकी जो दोनों स्कीम आपने बंद की है उसको बंद ही रहने दीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस, दोनों को बंद रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल होता है कि आपका पोस्ट ऑफिस एमआईएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एफडी को कन्वर्ट करना, वेल मार्केट को टाइमिंग करते हुए आप कन्वर्शन मत करिए। आपके एसेट एलोकेशन को ध्यान रखिए, कितना इक्विटी में होना है, कितना डेट में, उस बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा। सिर्फ मार्केट टाइमिंग को बेसिस का बना के स्विच करना ठीक नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय पाटिल जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। पाटिल साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नांदेड़ महाराष्ट्र से। सर बताइए, आपने 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए सवाल भेजा है। 10 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे, 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए। तो सर ये रिटायरमेंट के आसपास की कुछ प्लानिंग है आपकी जो आप करना चाह रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए, चलिए ठीक है। ये पर्याप्त होगा सर? क्योंकि 10 साल के बाद की बात हम कर रहे हैं, 1 से 1.5 करोड़ की वैल्यू तो उतनी नहीं रह जाएगी, पर ये काफ़ी होगा, हम ऐसा पकड़ कर चलें? हाँ। ऑल राइट, हर्ष बताइए। तो संजय जी, आपका जो टारगेट है, पहले उस पर बात कर लूं कि 30,000 रुपया जो आप महीने का कर रहे हैं, अगर वही 12% का अनुमान लगाते हैं तो 10 साल बाद आप करीबन 70 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहां आप चाहते हैं 1 से 1.25 करोड़ के बीच में, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नेचुरली बढ़ाना होगा। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से है। और अगर मैं आपकी उम्र देखूं कि 52 ईयर्स है, पहले हम ये अनुमान लगा रहे थे कि आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। तो अगर ये रिटायरमेंट के लिए नहीं है और आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है और 10 साल का टाइम होराइजन है, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएंगे तो चल जाएगा। सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, जब आपको पैसों की जरूरत है, विच इज 10 ईयर्स डाउन द लाइन, उसकी और बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो आप 2 साल पहले से इक्विटी में से धीरे धीरे निकलने लग जाइएगा, ताकि जब फीस भरने का टाइम आएगा तो आपके पास मार्केट की वोलेटिलिटी रिलेटेड आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना इन्वेस्टमेंट 30,000 का जो है वो इस तरह करें। एपीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में 10,000, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 10,000 और व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 10,000। ये पोर्टफोलियो आप हर 1 या 2 साल में एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और जैसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 8 साल बाद धीरे धीरे इक्विटी से निकल के डेट में आ जाइए, ताकि फीस भरने के टाइम मार्केट की वोलेटिलिटी से आपको असर ना पड़े। चलिए तो संजय पाटिल जी, आपको ये फंड्स रेकमेंड किए गए हैं जिसमें आपको अपनी निवेश की रणनीति बनानी है। और क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का आप लक्ष्य कर रहे हैं, थोड़ा सा एजुकेशन इन्फ्लेशन का आपको जो है वो ख्याल रखना होगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। निखिल सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है। निखिल हाय, गुड इवनिंग। मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सागर एमपी से बोल रहा हूँ मैडम।
ओके तो HDFC का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, SBI का स्मॉल कैप है, SBI का गोल्ड फंड भी है आपके पास, DSP का मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज है। इज दैट राइट? यस मैडम। अब मैं ये चाहता हूँ, ठीक है जी जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। कोई बिल्कुल रिव्यू ओवरलैपिंग हो करेंगे रही है सर। क्या? मुझे ये जानना है कितने साल तक रुकना है और कितना कॉर्पस आप इससे इकट्ठा करना चाहते हैं? ओके, ये मैडम 15 साल तक मुझे रुकना है और लगभग 1.5 करोड़ रुपए हम कॉर्पस इकट्ठा करना चाह रहे हैं। चलिए 15 साल रुकना है, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। और राइट हर्ष? या सो निखिल जी, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो पोर्टफोलियो 31,300 आप हर महीने का कर रहे हैं और आपके पास 8 स्कीम्स हैं, तो इसमें स्कोप है थोड़ा कि आप अगर उसे थोड़ा कम कर लें तो आपको ये स्कीम्स को मैनेज और ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा। तो आपके ही एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से मैं 6 स्कीम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं, सिर्फ अमाउंट बदल रहा हूं। तो 2 स्कीम हम बंद करेंगे और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। सो जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें आप 6,300 रुपए इन्वेस्ट करें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,000, DSP मिड कैप में 5,000, SBI स्मॉल कैप में और SBI गोल्ड फंड में, दोनों में 5,000। तो ये 6 स्कीम के बेसिस पे आपका पूरा 31,300 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। सभी सेगमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। 2 स्कीम कम हो गई है, जो बाकी की 2 स्कीम्स हैं उनमें से आप रिडीम कर सकते हैं और वो सारा रिडेम्पशन प्रोसीड्स इन्हीं 6 स्कीम से वापस री इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आप मार्केट से निकले नहीं, स्कीम कम हो जाए और पैसे पूरे के पूरे आपके लगे रहे 6 स्कीम्स में। आपकी, जैसे मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही चूज किया, तो कोई नए फोलियोज आपको कहीं जाके खोलना नहीं है। तो सुविधा रहेगी, सिर्फ अमाउंट बदल दीजिए, फोलियो वही रहेगा, स्कीम्स ही वही रहेगी। चलिए मेरे ख्याल से आपने काफ़ी विस्तार से तो जवाब दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी निखिल से बात करना चाहती हूँ। निखिल, फंड्स के नाम तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो हम यही शो हमारे चैनल के यूट्यूब पर डालते हैं, तो वहाँ से आप सलाह नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या आपको और कोई सवाल पूछना है अभी हर्ष से? यस मैडम, मुझे प्रश्न पूछना। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास एक इकट्ठा कॉर्पस है 10 से 15 लाख रुपए का, ओके, जिसकी मुझे 1 साल बाद जरूरत पड़ेगी। 10 से 15 लाख, ठीक है। हाँ, तो वो मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, लमसम। तो ऐसा जैसे मैं FD से ज्यादा रिटर्न मुझे मिलता रहे और ऐसे में सेफ भी रहे, तो ऐसा कौन सा फंड होगा जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? चलिए, बहुत दिलचस्प सवाल है आपका, और क्योंकि 1 साल का समय है तो साफ तौर से आप रिस्क तो ले ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या डेट म्यूचुअल फंड्स की ओर आप इनको दिशा दिखाएंगे? हर्ष, क्या कहेंगे? जी हाँ, एब्सोल्युटली कविता, मैं उनको डेट फंड की ही सलाह दूंगा। सिर्फ एक कॉशन पॉइंट दे रहा हूं, उनका सवाल में बात की थी कि उन्हें FD से ज्यादा रिटर्न चाहिए। सो वेल निखिल जी, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डेट स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो, उन्हें ये अलाउड नहीं है कि वो आपको एक इंडिकेटिव यील्ड भी बता दें कि भाई कितना गारंटीड रिटर्न, ये कि भाई इतना रुपया, इतना परसेंटेज रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम एक अनुमान लगाते हैं तो FD के बराबर तो रिटर्न आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि एक, अगर आप FD के रिटर्न से आप अगर संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा रिटर्न है जो भी आपको FD मिल रही है, तो वो पहले तो आप FD कर दीजिए, क्योंकि एक फिक्स्ड आपको रिटर्न का एक अनुमान आ जाएगा जो आप चाहते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं फ्लोटिंग रेट के बेसिस पे कि भाई मार्केट लिंक होगा, जो आपको साल के एंड में मिलेगा, हो सकता है ज्यादा भी मिले अगर RBI रेट कट्स वगैरह करती है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें आपके पास लो ड्यूरेशन फंड का एक ऑप्शन है, तो ABSL लो ड्यूरेशन फंड एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इस चीज से कंफर्टेबल है कि आपको एक गारंटीड रिटर्न पहले नहीं पता है, मार्केट लिंक होगा, और मार्केट लिंक के हिसाब से अगर मुझे FD के बराबर भी अगर रिटर्न मिलता है विद एन ऑप्शन कि अगर RBI रेट कट करता है तो मुझे थोड़ा ज्यादा रिटर्न कैपिटल गेन्स होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप ABSL लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निखिल, भूपेश जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो भूपेश जी नमस्कार। सर नमस्कार मैम, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। जी सर, सर आपने मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर ली है, और उसमें आपने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, JM फ्लेक्सी कैप, टाटा का स्मॉल कैप रखा है। आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो जो आपने शेयर किया है उसमें पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप है,
15 साल में 1.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए और अभी सितंबर 2024 से ही आपने इन्वेस्टमेंट की शुरू की है, बढ़ाना भी चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, और Exactly. आपके पास बाकी डेट में और आपने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डाल रखे हैं। सर, ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है, तो वैसे तो मेरे ख्याल से आपने लिखा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वैसे पेंशन को लेकर आपको चिंता नहीं होगी, बट और कोई इस्तेमाल इस पैसे का? हेलो। हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ, नहीं मैम, मतलब मेरे एज पर माई कैलकुलेशन EPF एंड ग्रेजुएटी एंड ऑल, मतलब मुझे 2 CR के अकॉर्डिंग मतलब अप्रोक्सीमेट के आ जा रहे हैं इजीली, और तो मैं उसमें और भी अपने साइड पे ऐड करना चाहता हूँ, मतलब मैं एटलीस्ट 4+ जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने अभी मेरा EPF में 52 लाख के अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं, तो नेक्स्ट 15 ईयर में वो मेरा आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो मैं अपने कॉर्पस को मतलब थोड़ा इनहेंस करना चाहता हूँ, कम से कम 4.5। समझ गए। ओके, हर्ष, क्या सलाह होगी? तो देखिए भूपेश जी, आपका अगर हम डेट और इक्विटी एलोकेशन देखें फॉर द मोमेंट, और आपका सिक्योर जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के हिसाब से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अभी आगे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रणनीति अच्छी है। मतलब आपका डेट में ऑलरेडी पोर्टफोलियो बन चुका है, प्लस उसमें फ्रेश कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो जो आप खुद से कर रहे हैं वो अगर इक्विटी में पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अच्छी रणनीति है। बस अब इतना है कि आपका और आपकी वाइफ का अगर हम पोर्टफोलियो साथ में देखें तो उसमें ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन होता है। तो अगर इसे ठीक करना है आपको, एक चीज कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को हम बदल देते हैं और आपकी वाइफ का वैसा रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डुप्लीकेशन है जो हट जाएगा। तो आपका जो फिलहाल करंट इन्वेस्टमेंट है वो है 9,000 रुपए, और आप 10,000 रुपए से बढ़ाना चाहते हैं। टोटल 19,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब आप सिर्फ इन 2 स्कीम्स में करें जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, उसमें 10,000 रुपए करें। जेएम फ्लेक्सी कैप आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें अमाउंट बढ़ा के 9,000 रुपए कर लें। सो 2 स्कीम में आपके पास 19,000 रुपए लग जाएंगे। आपकी वाइफ की जो 3 स्कीम्स है उन्हें वैसे का वैसा कंटिन्यू करें, और जो उनके नाम पे भी जो आपको 10,000 रुपए बढ़ाना है तो इन 3 स्कीम्स में ही अपना अमाउंट बढ़ा दें। तो इस तरह से आपके पास 5 स्कीम आपके पोर्टफोलियो में होगी, 2 आपके नाम पे, 3 आपकी वाइफ के नाम पे। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी, और लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है करीबन 38-40,000 रुपए का जो महीने का दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जा रहा है वो बनते रहेगा। एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी में करें क्योंकि डेट आपका ऑलरेडी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है। और राइट भूपेश जी, यहाँ पर आपको सलाह दे दी गई है, थोड़ा सा डुप्लीकेशन ओवरलैप हो रहा था आपके और आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में, तो ऐसे में थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है हर्ष की तरफ से। और कोई सवाल आपको पूछना है या आपको अपनी क्योंकि SIP आपने कहा आपको बढ़ानी है, तो वो तो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही आपको जो है बात की जा रही है ऐड करने की, कोई नया फंड आपको फिलहाल जोड़ने की सलाह नहीं दी जा रही है। कोई और सवाल आपको पूछना है हर्ष से? हाँ मैम, मैं मुझे जानना कि ये मोतीलाल ओसवाल का हम के दोनों पोर्टफोलियो में हो गए, तो ओवरलैप में देख रहा हूँ मैम 27% के लगभग है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा या मुझे उसमें कोई चेंज करना चाहिए? एक हर्ष, इसको बदलने की जरूरत है? कविता, इनकी आवाज थोड़ी क्रैक होगी, तो कौन सी स्कीम का बात कर रहे हैं? ये मोतीलाल ओसवाल की स्कीम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो अगर आप ध्यान दें, मैंने आप अगर ध्यान दें, मैंने यही किया है। आपके जो पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में से मैंने सिर्फ जेएम फ्लेक्सी कैप को रिटेन किया है, और उसके अलावा मैंने निपॉन इंडिया मल्टी कैप जोड़ा है। तो आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को बंद करेंगे, टाटा स्मॉल कैप को बंद करेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्कीम रहेगी, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप। आपकी वाइफ में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड बंधन स्मॉल कैप। तो मोतीलाल की जो लार्ज एंड मिड कैप है अच्छी स्कीम है, लेकिन मैंने डुप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए उसको आपके पोर्टफोलियो में से हटाया है। भूपेश जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और आखिरी सवाल एक और लेने की कोशिश करते हैं हम सुधीर शर्मा का। हर्ष, अगर आपके पास ये सवाल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ क्या फंड्स हैं इनके पास। SBI का स्मॉल कैप है हर्ष इनके पास, समीरा एसेट का मिड कैप है, क्वांट का एक्टिव ये कह रहे हैं इनके पास है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, HDFC का मिड कैप फंड है। टोटल SIP इनकी चल रही है 9,000 रुपए की। रिक्वायरमेंट है 1 CR, एज उनकी है 48। अब कितने सालों में 1 CR चाहिए मुझे नहीं पता,
9,000 की SIP है, मान लीजिए अगर इतना ही करते हैं तो कब तक इकट्ठा हो पाएंगे इनके 1 CR? इनका अमाउंट अगर आप बता दें हर महीने का 9,000। एंड कब तक इन्हें क्या अमाउंट चाहिए इन्हें, मतलब सुधीर मेरे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं, तो 1 CR इनको इकट्ठा करने हैं। सुधीर शर्मा जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैम जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जयपुर राजस्थान से, चलिए बहुत बड़ी खूबसूरत जगह से आप बात कर रहे हैं। सर 1 करोड़ आपको कितने साल में इकट्ठा करने हैं? हम रिटायरमेंट के प्लान के हिसाब से है 60 ईयर के आसपास, मतलब 12 तो साल ये 60 की उम्र में, 60 की उम्र में? हाँ मैडम। हाँ तो 12 साल पकड़ के चलो। जी मैम। तो SBI स्मॉल कैप है, मिड एसेट का मिड कैप है, क्वांट का एक्टिव है, SBI का कॉन्ट्रा है, HDFC मिड कैप है आपके पास। इनमें आप कुल मिला के 9,000 की SIP कर रहे हैं। कोई लमसम इन्वेस्टमेंट भी है आपकी? लमसम मैम इसका बंधन का वो टैक्स सेविंग फंड है। बंधन का 1 लाख ELSS रुपए डाला आपके हुआ है। पास है, उसमें कितना डालते हैं उसमें? उसमें वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा 1 लाख का, 3-4 1 लाख का कर रखा है। जी ठीक है, टोटल टैक्स बेनिफिट के लिए आप करते हैं ना? जी मैम। चलिए ठीक है। हर्ष कोई और डिटेल आपको पूछनी है सुधीर से? नहीं, कविता सिर्फ 2 बातें हैं। एक है कि अगर 9,000 रुपए ये महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12 साल बाद ये करीबन 12% पे करीबन 29 लाख का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉर्पस, कि भाई 12 साल में 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा, ये करीबन 29 लाख बनेगा। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, 9,000 रुपए के लिए अगर ये 5 स्कीम में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक स्कीम ये बंद कर सकते हैं। मिड कैप में इनके पास एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, HDFC मिड कैप में 500 रुपया महीने का कर रहे हैं, वो बंद करके मेरा मिड कैप में अगर जोड़ दें तो एक स्कीम उसे लिहाज से कम हो जाएगी। और कॉर्पस ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि 29 लाख बनेगा, 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए के लिए इन्हें 3 गुना तो करीबन इनका इन्वेस्टमेंट करना ही होगा इन्हें। ऑलराइट, चलिए तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाने की सलाह दी जा रही है और बाकी फंड स्पेसिफिक राय आपको हर्ष ने दी है। इसी के साथ हर्ष सवाल जवाब के सिलसिले को हमें यहीं थामना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर अपनी राय रखी। लेकिन हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करने वाले हैं कि कैसे रिटर्न के चक्कर में जो है लोग अपनी मौजूदा कमाई को खो बैठते हैं। तो क्यों रिटर्न के चक्कर में ना पड़ें, अपना दिमाग लगाएं, उस पर हमारी बेहद खास पेशकश इस छोटे से ब्रेक के बाद।